हाय एवरीवन। हम राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अधिकार यानी राइट्स के बारे में जानेंगे। यानी राजनीतिक अवधारणा है जो इसमें एक क्रम से चीज़ों को रखा गया है। अधिकार की बात करें तो अधिकार जो है यह हमारे जीवन की अनिवार्य दशाएं हैं। मानव व्यक्तित्व का विकास अधिकारों के विकास में ही संभव है। मनुष्य के सज्जीवन के लिए राज्य की आवश्यकता है और राज्य जो है वह अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिनसे वे अपना विकास कर सकें। राज्य द्वारा दी जाने वाली इन्हीं सुविधाओं का नाम क्या है? वह अधिकार है। इन अधिकारों के माध्यम से राज्य एक और जो है नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे वे अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास कर सकें और नागरिकों को वे मांगे यानी जो समाज के कल्याण के लिए होती हैं, जिन्हें समाज स्वीकार कर लेते हैं, राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? अधिकार कहलाती हैं। अधिकार की परिभाषा की बात करें तो निम्न विद्वानों के अनुसार जैसे लास्की ने अधिकार को परिभाषित किया, गार्नर, बोसांकी, ग्रीन और सालमंड ने परिभाषित किया। लास्की कहते हैं कि अधिकार जो है वह सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनमें बिना साधारणतया कोई मनुष्य अपना उच्चतम विकास नहीं कर सकता है। जबकि बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। गार्नर कहते हैं कि उन शक्तियों को जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो है व्यवसाय की पूर्ति के लिए उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, उसको अधिकार इन्होंने माना है। ग्रीन का अधिकार के उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया कि अधिकार एक ऐसी शक्ति होती है, वह ऐसी शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और जिसे मान्यता भी प्राप्त होती है। सालमंड कहते हैं कि सत्य नियम यानी न्याय के नियम के द्वारा रक्षित हित अधिकार ही है। यानी कोई भी हित जिसका आदर करना कर्तव्य हो और जिसका अतिक्रमण अनुचित हो, वो क्या है? अधिकार है। यानी लास्की, गार्नर और बोसांगे, ग्रीन एवं सालमंड ने इस तरीके से अधिकार को परिभाषित किया। अधिकार के आवश्यक तत्व या लक्षण की बात करें यानी अधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो अधिकार यानी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मांग है। अधिकार वह है जो एक आधार प्रदान करता है किसकी? सामाजिक मान्यताओं को। अधिकार जो है, अधिकार के लिए समानता आवश्यक होती है और समानता जब रहेगा तो समाज में नैतिकता, कदाचार पर भी यह निर्भर करता है कि समाज में किस तरीके से समानता स्थापित की गई है। अधिकार जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण आवश्यक तत्व माना जाता है कि सामाजिक हित के लिए बनाए जाते हैं और अधिकारों को मान्यता जो है वह राज्य से प्राप्त होती है, जन्म से तो प्राप्त होती नहीं है। अधिकार सीमित एवं मर्यादित होते हैं। अधिकार जो है वह अधिकार और कर्तव्य ये परस्पर जो है दूसरे से आश्रित होते हैं। यानी अभी हम यहाँ एक अधिकार शब्द ही अपने में बहुत ही गहराई में समझने वाली चीज़ें हैं। जब हम अपने संविधान को ही उठा के देखें तो उसमें हमें जो अधिकार दिए गए हैं यानी कर्तव्य भी हमारे, जहाँ भाग 3 में हम मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, हमें जो है हर तरीके का संरक्षण प्राप्त है, तो वहीं हम मूल कर्तव्य को भी देखते हैं। यानी ये एक दूसरे से परस्पर आश्रित होते हैं और अधिकार जो है वह विकासशील होता है। अधिकार के सिद्धांतों की बात करें तो जिसमें हम अधिकार की उत्पत्ति और विकास तथा स्वीकृति में अनेक विद्वानों ने विचार दिए और वह विचार एक नहीं है, वो सिद्धांतों के माध्यम से हम देखते चलते हैं। जैसे नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत। अब नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि मनुष्य को राज्य से नहीं अपितु प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या? अधिकार जो है वह राज्य से नहीं प्रकृति से प्राप्त होता है और मनुष्य के अधिकार जन्म से ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। सिसरो के शब्दों में देखें तो सिसरो ने इस तरीके से प्राकृतिक अधिकार को डिफाइन किया कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक नियम का सिद्धांत काफ़ी महत्व रखता है, विशेषकर जबकि संसार भर के सभी प्राणियों में समानता और बंधुत्वता यानी जो व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक नियम का सिद्धांत वो काफ़ी महत्व रखता है, विशेषकर जबकि हम संसार भर के सभी प्राणियों में समानता और भ्रातृत्व की भावना का संचार हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक नियम
मनुष्य और परमात्मा के जीवों पर समान रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि सभी विवेकशील हैं। क्या प्रकृति भी सजीव के रूप में भूमिका निभाती है। लाग के शब्दों में देखें तो लाग ने कहा कि प्राकृतिक सिद्धांत को कि हमारी प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम थे, यानी विवेक हमारा मुख्य नियम था जो सभी को यह शिक्षा देता था कि सभी समान और स्वतंत्र हैं, इसीलिए कोई भी कष्ट न दे। अतः सभी को चाहिए कि कोई किसी का जीवन न ले, किसी के स्वास्थ्य की हानि न पहुंचाए, किसी की स्वतंत्रता मर्यादित न करे और ना ही किसी की संपत्ति को छीने। रूसों को तो प्रकृतिवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। उनका मानना है कि राज्य के जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो गए हैं और वे अविच्छेद और अदेय नहीं रहे हैं। सामान्य इच्छा, हम जब रूसों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उन्होंने कहा कि सामान्य इच्छा समस्त अधिकारों की जननी बनकर मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करती है। दूसरा यानी वैधानिक अधिकार की बात करें, यानी लीगल राइट्स, ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि राज्य द्वारा ही कानूनी मान्यता दिए जाने पर अधिकारों को जन्म देता है। और इसमें जब हम वैधानिक अधिकार को पढ़ते हैं तो इसमें हम बेंथम मुख्य रूप से अपने विचार को रखते हैं। बेंथम कहते हैं कि अधिकार जो है, यानी इन्होंने वैधानिक अधिकार सिद्धांत में को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता दी जाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार ना तो निरपेक्ष है और ना ही प्राकृतिक है। अधिकार पर देश, समय, परिस्थिति, कानून की पृष्ठभूमि में नियंत्रण लगाया जा सकता है। हालैंड हुए, बेंथम, ऑस्टिन, हीगल आदि विद्वान इसके जो है समर्थक माने जाते हैं। हीगल का कहना है कि जो वैधानिक अधिकार सिद्धांत है वह एक नैतिक संस्था होने के नाते राज्य अधिकार का जन्मदाता भी है। और इस सिद्धांत के अनुसार हम ये समझ पा रहे हैं कि अधिकारों को मापदंड जो है वह राज्य के कानून देता है, नैतिक आधार नहीं देते हैं। वह राज्य के कानून इस प्रकार से हमको वैधानिक अधिकार देते हैं। ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत की बात करें, ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत जो है यह मानता है कि अधिकार जो है वह इतिहास की उपज है। कैसे? यानी इस सिद्धांत के अनुसार बहुत दिनों में जो रीति रिवाज, परंपराएं चली आ रही हैं, मनुष्य जो है उनको जीवन में स्थान देते चले आते रहे हैं और कालांतर में वे रीति रिवाज और परंपराएं ही कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तो राज्य अधिकारों को मान्यता देते हैं और उनकी सृष्टि नहीं करते हैं। जब हम इसमें ऐतिहासिक अधिकार में जेनेलिक बताते हैं, उन्होंने कहा कि संस्थाओं की उचित अध्ययन के लिए, चाहे वो राजनीतिक, कानूनी या सामाजिक या ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता आज स्वयं सिद्धि बन गई है। अर्थात किसी भी समस्या का समाधान इतिहास से होता है और अधिकार भी इतिहास की उपज है। यानी आप देख रहे हैं कि अधिकार को किस तरीके से प्राकृतिक में विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की है कि अधिकार प्राकृतिक अधिकार कैसे हैं। वैधानिक अधिकार में बेंथम महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐतिहासिक अधिकार, यहाँ तक जेनेलिक यह कहते हैं कि अधिकार ही इतिहास की उपज है। लोक कल्याणकार अधिकार सिद्धांत की बात करें, यानी लोक कल्याण अधिकार, इसे जो है उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकार जो है सामाजिक कल्याण पर आधारित होने चाहिए। यानी बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी जो है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित माना है, यानी अधिकतम व्यक्ति अधिकतम हित। लास्की ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि वही अधिकार ठीक है जो राज्यों के संपूर्ण सदस्यों के लिए मूल्यवान या महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अधिकारों का निर्णय सामाजिक कल्याण के आधार पर होना चाहिए। सेबाइन ने बेंथम के विचारों के बारे में लिखा है कि अधिकतम सुख सिद्धांत जो है ये एक कुशल विधायक के हाथों में, यानी एक प्रकार का सार्वभौम अधिकार सौंप देता है। जबकि ग्रीन के अनुसार देखें तो उन्होंने माना कि उद्देश्य की पूर्ति मानव समाज का लक्ष्य है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृत नहीं है, यह अधिकार सार्वजनिक एवं नैतिक चेतना है। अब हम आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत की बात करें, यानी इसमें हम एक विचारकों का भी अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से बेंथम ने कैसे वैधानिक अधिकारों अलग अलग वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि अधिकारों को कई रूपों में एक सिद्धांतों में डिवाइड करके बताया जा रहा है।
जब आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत को अधिकारों का सर्वाधिक और संतोषजनक सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे बायशर्तें हैं जो व्यक्ति में आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। और ग्रीन इसका समर्थन करते हैं, और इसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा भी है कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, यानी आदर्श माना है। हीगल ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अधिकार जो है वो मनुष्य की बाह्य स्थितियों की वह आंगिक पूर्णता है जो सर्वोच्च जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, और प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार जो है उसके व्यक्तित्व का विकास है। यानी इन सिद्धांतों के अनुसार आप देख रहे हैं कि अधिकारों का जो उद्देश्य है वह आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और इसीलिए इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा गया है। और दूसरे यानी चूंकि अधिकारों का संबंध व्यक्ति के नैतिक विकास से है, इसीलिए व्यक्तिवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत अधिकारों की विवेचना जो है नैतिक आधारों पर करता है, और अधिकारों का संबंध मनुष्य की आत्मा और मस्तिष्क दोनों से है। अपने व्यक्तित्व की पूर्णता में ही व्यक्ति जो है अपने जीवन का आदर्श लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अधिकार समाज के द्वारा व्यक्ति को इसीलिए दिए जाते हैं कि वह व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज हित को भी पूर्ति कर सके। यानी सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित एक ही है, यानी समाज के हित में व्यक्ति का हित भी निहित है। तो हमने देखा कि आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में जाना। आदर्शवादी का वर्गीकरण जो है कई तरीके से किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार। तो हमने इस वीडियो में अधिकार के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में लोकतंत्र की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।